अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क जा सकेंगे या नहीं, अब फैसला अदालत करेगी और मुमकिन है कि कल लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से कोई अहम फैसला सुना दे। 5 दिन तक ये मामला हुकूमत के पास रहा। हुकूमत ने मशरूत इजाजत दे दी, जो नून लीग ने लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी, और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की अहम समाअत भी हुई। शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस केस को समाअत के लिए आज ही मुकर्रर किया जाए, जिसे अदालत ने मंजूर किया। और जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत के दौरान शरीफ खानदान के वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के लिए हुकूमत की जानिब से आयद करदा 4 हफ्ते की पाबंदी और सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की शर्त को गैर कानूनी करार दिया जाए। हुकूमती मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की हालत को तशवीशनाक करार दिया है। नवाज शरीफ को कुछ टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक टेस्ट मुल्क से बाहर हो सकते हैं। सरकारी मेडिकल बोर्ड ने भी इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने का मशवरा दिया है। अमजद परवेज ने कहा कि हुकूमत का अमल कानूनी नहीं बल्कि सियासी बुनियादों पर है, इसलिए अदालत नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने का हुक्म दे। जिस पर अदालत ने सवाल किया कि मामला इस्लामाबाद में होने पर क्या लाहौर हाई कोर्ट इस केस की समाअत कर सकती है, जिस पर शरीफ खानदान के वकील ने जवाब दिया कि चौधरी शुगर मिल समेत इंक्वायरियां हो रही हैं, लाहौर हाई कोर्ट इस केस की समाअत कर सकती है। मामला नवाज शरीफ और अदालत के दरमियान है, हुकूमत का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हुकूमत किसी सूरत ECL से नाम निकालने पर शराइत आयद नहीं कर सकती। एहतसाब अदालत के हुक्म की सजा मुअत्तल हो चुकी है, जिस पर जस्टिस बाकिर नजफी ने रिमार्क दिए कि मेरे ख्याल में सजा मुअत्तल हुई है, जुर्माना मुअत्तल नहीं हुआ है। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया जाए। ECL में नाम वफाकी हुकूमत ने डाला है, रुजू करना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाए, ना कि लाहौर हाई कोर्ट से। जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि यह भी देखा गया है कि जो शख्स जहां का रिहायशी हो वहां की अदालत से रुजू कर सकता है या नहीं। आप ये बताएं जो हुक्म जारी किया गया वो किस कानून के तहत जारी हुआ। जिस पर वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि मुल्जिम पेश ना हो तो फिर वफाक को कहा जाता है मुल्जिम क्यों नहीं आया। मुशर्रफ केस में भी यही हुआ, वफाकी हुकूमत को कहा गया कि उन्हें क्यों पेश नहीं किया गया। इस मौके पर अदालत ने सवाल किया कि ये बताएं जो जमानत मांगी है क्या ये वही रकम है जिसका जुर्माना एहतसाब अदालत ने किया था। क्या ECL ऑर्डिनेंस वफाक को इख्तियार देता है कि एक दफ़ा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दे। क्या कानून में वो शराइत हैं जो नवाज शरीफ पर हुकूमत ने आयद कर दी हैं। नवाज शरीफ का नाम किस नैब ऑफिस के कहने पर ECL में डाला गया। जिस पर हुकूमती वकील ने जवाब दिया कि तमाम रिकॉर्ड इस्लामाबाद में है, हम रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं। नवाज शरीफ की सजा भी मुअत्तल हुई है, वो बरी नहीं हुए हैं। अदालत ने दोनों अतराफ के दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी और वफाकी हुकूमत को हिदायत की कि वो इस मामले में कल तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाएं। नून लीग ने भी आज हुकूमती शराइत पर मुशावरत की और फिर मीडिया से बात करते हुए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ, मैंने और पार्टी ने हुकूमती मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है, इस शर्त का कोई जवाज नहीं है। साथ ही शहबाज शरीफ ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ 3 केसेस का हवाला दिया और कहा कि उन केसेस से कोई किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा तो फिर जुर्माना किस बात का लगा दिया। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत के मामले पर सियासत कर रही है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल के जवाब में इस बात की तस्दीक की कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें पूरे खानदान ने मिलकर बैरून मुल्क इलाज के लिए आमादा किया। अहम बात यह है कि हुकूमत खुद ये तस्लीम कर रही है कि नवाज शरीफ की हालत ठीक नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने भी तस्लीम किया था कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि नवाज शरीफ की हालत इतनी ख़राब है। उन्होंने नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से तफसीलात भी बताई थी। हमारे साथ सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। अब अगर अदालत ने भी हुकूमत के फैसले को दुरुस्त कह दिया तो फिर नून लीग क्या करेगी? क्या नवाज शरीफ जाएंगे या वो इस बात के इनकारी रहेंगे कि वो मुल्क से बाहर इस सूरत में नहीं जाएंगे? ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपको नहीं लगता कि एक बैकफुट पर हुकूमत थी और उन्होंने माना कि हम अपने वोटर सपोर्टर को जवाब दें तो हमने उनको मुतमईन करना है, कम से कम अपने वोटर सपोर्टर को वो ये बताने में कामयाब हो गए हैं कि हमने नवाज शरीफ को ऐसे ही नहीं मुल्क से जाने दिया कि कोई कहे कि डील हो गई है। हमने नवाज शरीफ के आगे एक बॉन्ड की लिमिट रखी और देखें शरीफ खानदान को पैसे से ज़्यादा प्यार है, नवाज शरीफ को नहीं लेके गए बाहर ये, और पैसे इनके लिए ज़्यादा अहम रहा। शाहजेब, मैं समझता हूँ कि ये जो मूव की है गवर्नमेंट ने,
कल टेलीविज़न पे मुझे नहीं पता आपके प्रोग्राम में थे किसी और प्रोग्राम में दो वकला जो थे जो गवर्नमेंट के साथ इस वक्त मुंसलिक हैं वो भी इसके ख़िलाफ़ अपना ओपिनियन दे रहे थे जी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम। उसके बाद उनके इत्तेहादी भी उनके ख़िलाफ़ ओपिनियन दे रहे हैं। और मुझे जो एक्सपीरियंस है सियासत का थोड़ा बहुत जो है मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि हुकूमत की ये मूव जो है उनके ख़िलाफ़ की है। जो मिलिटेंट सपोर्टर जो होता है जो रैशनलाइज नहीं करता चीज़ों को रैशनलाइज नहीं करता चीज़ों को, वो हो सकता है वो इसको बड़ा अप्रिसिएट करेगा, क्या बात है जी छा गया है और जी मियां नवाज शरीफ साहब को जो है उन्होंने मजबूर कर दिया है और ये कर दिया है। लेकिन मेरा ख़्याल है मियां नवाज शरीफ को कोई अच्छी तरह जानते नहीं हैं, वो भी बड़ी धुन का अपनी पक्का है। अच्छा, मगर हुकूमत ने कोई ऐसे नहीं पैसे मांग लिए हैं। उन्होंने कहा कि एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया में मिला के जो जुर्माना बनता है 7.5 अरब रुपए हमने वही मांगे, हमने अपनी तरफ से कोई नहीं पैसे मांगे। तो ये बयानिया है उनका जो अपने वोटर सपोर्टर को और आपके वोटर सपोर्टर को भी वो सेल कर रहे हैं कि पैसे बड़े अजीज है, तो अदालत का हुक्म था, हमने अपनी तरफ से थोड़ी जुर्माना मांगा। मुझे बताएं कि मियाँ साहब को 3 केसेस में कौन से केस में करप्शन पे सज़ा हुई है? एक केस में भी करप्शन पे सज़ा नहीं हुई। और कौन सा ऐसा केस है जिसमें हुकूमत या उनकी वजारत उज़्मा या उनकी वजारत आला वो जो है कहीं इन्वॉल्व होती हो, उनका ऑफिस इन्वॉल्व होता हो पिछले 30 साल में जो उन्होंने, बल्कि 30 साल क्या ऑलमोस्ट 40 साल में जो उन्होंने ऑफिस होल्ड किए हैं, कौन इन्वॉल्व होता? एक रत्ती भर का किसी के कोई चार्ज नहीं है। जजमेंट्स में लिखा गया है कि कोई करप्शन नहीं हुई। अब एक नैरेटिव हुकूमत बना ले, इस किस्म के नैरेटिव चलते नहीं हैं, ज़्यादा देर नहीं चलते। आप अपने जो अपना मिलिटेंट क्राउड जो होता है उसको आप जितनी मर्जी लॉजिकल या इलॉजिकल बात कह दें, वो दे टेंड टू बिलीव इट। लेकिन एक स्टेज आता है कि वो भी सारा जो होता है ना, वो लम्मा जो होता है, जो विनियर जो होता है, वो उतर जाता है। वो चीज़ जो है असलियत सामने आ जाती है। इट डजंट लास्ट लॉन्ग। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इट वोंट लास्ट लॉन्ग। आज भी लोग जो है पिछले 1 साल सवा साल में बहुत से झूठ जो है वो बेनकाब हो गए हैं। बहुत से वादे जो हैं, बहुत से क्या 100% वादे जो हैं वो ईफा नहीं हुए, और जितने नारे जो हैं खोखले साबित हुए हैं। तो मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी तो ऑलरेडी जो है वो ज़मीन पे धड़म करके आगे गिर गई है। अब इस किस्म के जी मियां नवाज शरीफ से 7 अरब रुपया हमने ले लिया, निकाल लिया और ये है वो है, खुद जो है फॉरेन फंडिंग का केस जरा बताएं ना, क्यों जाके स्टे ले लेते हैं? तलाशी दें ना, वहाँ भी लोगों की तलाशी मांगते थे, दें तलाशी वहाँ पे फॉरेन फंडिंग की। वो पैसे जो आए थे बाहर से वो कहाँ गए हैं वहाँ पैसे? मैं भी पूछ रहा हूँ पिछले 5-6 साल से। अब इनकी पार्टी का अपना केस 5 साल का लगा हुआ है, वो क्यों नहीं बताते? वहाँ क्यों जाके स्टे ले लेते हैं? वहाँ क्यों यहाँ दरख्वास्त देते हैं कि स्क्रूटनी ना हो, फलां बंदा स्क्रूटनी में ना बैठे, फलां बंदा स्क्रूटनी में ना बैठे? ये तो बड़ी चीज़ें बेनकाब होने वाली हैं। चंद हफ्ते महीनों की बात है, लंबी बात नहीं है। बहुत चीज़ें बेनकाब होने वाली हैं। ये सारा जो एक बबल था वो ये बर्स्ट होने वाला है। कोई लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। मगर ख़ास मियां नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब आप ज़ाहिर है उनसे डायरेक्ट भी हैं, वो तो बता दें। उनका आखिरी बयान जब भी था जब एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। अब हुकूमत ये भी इल्ज़ाम लगा रही है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आपने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, एहसन इकबाल ने, शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने वो जो कुर्सी है ना नवाज शरीफ की, उसके लिए उन्हें होस्टेज बना लिया है। वो असल में इस वक्त कैद में है शरीफ ख़ानदान की, क्योंकि वो उनकी कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये ना जाने का फैसला कि मैं बॉन्ड दे के नहीं जाऊँगा 7.5 अरब रुपए के, नवाज शरीफ का है, आप लोगों का है, शहबाज शरीफ का, ये असल में किसका फैसला है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो नजरियाती तौर पर नहीं, अगर उन्होंने रास्ता निकाला था, उनके बेटे भी कह रहे तो निकाल ले जाते वो पैसे देके, क्योंकि उनके बेटे तो कह रहे थे शहबाज शरीफ ने निकाल लिए। देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये 100% फैसला जो है मियां नवाज शरीफ का है। ये उनको जो आमादा किया गया था बाहर जाने पे, उनके डॉक्टर्स ने और उनकी फैमिली ने, उनके जो अजीज़ व कारब हैं, उनकी वालदा हैं, उनके अहल खाना हैं, उनकी बहन है, उनके बच्चे हैं, उन लोगों ने उनको आमादा किया था कि आप इलाज के लिए बाहर चले जाएं। जो लोग ये कर रहे हैं, जिसका आपने नाम लिया है,
कि उसने 4 आदमियों का नाम लिया कि जी वो उसकी कुर्सी पे नज़र रखे हुए हैं। वो उसका जवाब देना भी जो है, वो क्या जवाब दिया जाए। वो बेचारा अपनी पार्टी के अंदर जो उसकी हालत हुई है, वो रुल गया है। वो क्या किया जाए। अब इस किस्म के बयान दे के वो दोबारा रीगेन करने की कोशिश करता है कि मेरा स्टॉक फिर ऊपर चला जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये फ़ैसला मियां नवाज शरीफ का है और पार्टी इस फैसले के साथ खड़ी है। हम कोई तावान जो है अदा करने के हक़ में नहीं है, कथित तौर पे हक़ में नहीं है। हम जो फ़ैसला कर, क्योंकि ये इनको ये लग रहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ बाहर ना गए और ये तावान जो उन्होंने कहा था कि ये 7 अरब रुपए का जो है वो स्टैम्प पेपर भर दें, वो ना हुआ, तो जो चेस बोर्ड के ऊपर उन्होंने मूव की थी, जो मियां नवाज शरीफ की ज़िंदगी के साथ जो है वो जो खेल खेला जा रहा है, वो मूव की थी, वो मियां नवाज शरीफ ने उसको मात दे दी है। मियां नवाज शरीफ ने जो है वो जो है ये रैंसम जो है देने के लिए तैयार नहीं है। किस बात के वो पैसे दे? मचलके भरे हुए हैं, उनकी ज़मानत है, मचलके भरे हुए हैं, वो बाहर चले जाएंगे। क्या इतनी बड़ी उसका जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी है, जिस शख्स की, जो सियासत में जो उसका मुकाम है, ये किसी का और मुकाम नहीं है। अनमैच्ड है 72 साल में मियां नवाज शरीफ की जो पोजीशन है सियासत में। वाई शुड ही पे रैंसम टू द गवर्नमेंट इन वट एवर शेप एंड इनको जो है पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का जो मौका दे? कथित तौर पे नहीं है। खौसर साहब, अगर अदालत हुकूमती फैसले को दुरुस्त करार दे दे या फिर उसको गलत भी कहे और जमानत की रकम बढ़ा दे, उस सूरत में भी क्या नहीं राजी होंगे? अदालती फैसला जो भी होगा उसके लिए राजी हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब? शाहजेब में सुबह मेरा ख्याल है हेयरिंग है, आज तवक्को थी कि कुछ हो सकता है, कुछ आ जाता फैसला। मैं इस पे स्पेकुलेट नहीं करूँगा, क्योंकि ये कथित तौर पे मियां साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो इस मसले के ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं। तो मैं उसको प्रीएम्प्ट नहीं करूँगा, उनकी किसी चॉइस को या उनकी किसी फ़ैसले को प्रीएम्प्ट नहीं करूँगा। इसलिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है इसके ऊपर, लेकिन मैं उसका इजहार जो है नवाज शरीफ के सामने तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं पब्लिकली जो है वो माज़रत ख़्वाह हूँ कि वो नहीं करूँगा उसका इजहार जो है। अगर वो मुझसे नवाज शरीफ राय मांगता है तो मैं ज़रूर दूँगा, वो मेरा हक़ भी है और मुझे वो इजाज़त भी देता है राय का इजहार करने की, मैं ज़रूर दूँगा। लेकिन मैं उनकी चॉइसेस को या उनके डिस्क्रेशन को जो है मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूँगा। मतलब आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में जो डाई हार्ड सपोर्टर हैं तहरीक इंसाफ के, वो उनको इस बात पे समझा भी लें, लॉन्ग रन में नहीं समझा पाएंगे और उनको नजर आएगा कि ये गलत कर रही है हुकूमत। आपका अपना जो सपोर्टर है, क्योंकि आपका एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है इलेक्शंस मुसलसल जीतने का, आपका सपोर्टर और वोटर इस वक्त क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब को कुछ भी है बॉन्ड भर के दें, पेपर पे लिख के दें और लेके जाएं, बाहर इलाज कराएं, या वो भी कह रहा है कि नहीं जी बयानिए के साथ खड़े हैं तो इस हुकूमत के फैसले को ना माने नवाज शरीफ साहब, और जब तक अदालत जो भी फैसला दे मगर इस हुकूमत का फैसला ना माने? वो क्या कह रहा है? ये मैं जो आपने बात की है, वोटर जो है ना वो यही कह रहा है। वो वोटर ये कह रहा है कि वी शुड नॉट सकम टू द प्रेशर एंड ब्लैकमेलिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट। मौजूदा हुकूमत जो नवाज शरीफ को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, उसके आगे हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए। ये वोटर और वर्कर का यही कहना है। अच्छा, मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है आपकी जमात के हवाले से अगर आपके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा होते हैं, धरने में आप लोगों ने उस तरीके से शिरकत नहीं की मौलाना के, मौलाना ने सड़कें बंद करना शुरू कर दी हैं, आज उन्होंने बहुत सारी शाहराहें बंद कर दी हैं, और ज़ाहिर ये मुल्क का नुकसान है। इस सारे के सारे सब चीज़ों के नतीजे में आप कहीं मौलाना के साथ मिलकर सड़कें तो नहीं बंद करना शुरू कर देंगे, और ज़ाहिर है वो हुकूमत से ज़्यादा मुल्क का नुकसान होना शुरू हो जाता है, इस तरफ तो आप नहीं जाएंगे? इस बात पे ये सड़कें बंद करने वाली बात या लॉकडाउन और हड़तालों वाली बात जो है, ट्रेन्स रोकने वाली बात जो है, ये आज से 8-10 रोज़ कबल, बल्कि मैं एग्जैक्ट आपको डेट बताता हूँ, 1 नवंबर को, 1 नवंबर की शाम को जो मीटिंग हुई थी APC की, उसमें मैं मौजूद था। उसमें ये बात डिस्कस हुई थी कि दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, लेकिन उस पर उस वक़्त जो है आज से 14 रोज़ कबल जो है वो कोई फ़ैसला नहीं हुआ था, और मेरे इल्म में नहीं है कि कल परसों भी कोई फ़ैसला हुआ है राबर कमेटी का या APC की एज ए होल जो है बॉडी जो है उसका कोई फ़ैसला इस सिलसिले में। लेकिन अगर ये प्रपोज़ल आया हुआ है, लाजमी तौर पे 24 घंटे में या 48 घंटे में कोई फ़ैसले ज़रूर हो जाएंगे बाकी अपोजिशन पार्टीज़ के। मगर ख्वाजा साहब, मौलाना के हवाले से आपके अपने कुछ रिजर्वेशंस और कंसर्न्स थे,
और वो दुरुस्त साबित हुए, नून लीग ने शिरकत की मगर दुरुस्त साबित हुए, मौलाना ने मजहब का इस्तेमाल किया, मौलाना आखिर में इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने नफरत अंगेजी की और अब वो सड़कें बंद करने पर आ गए हैं। ये सब कुछ अगर इमरान खान के लिए गलत था जब वो आपके खिलाफ करते थे, तो वो मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी गलत है। और ये मौलाना मुल्क को आगे नहीं ले जा रहे, पीछे ले जा रहे हैं। तो हम ये कम से कम उम्मीद रखें आप अपनी पार्टी के इजलास में इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे कि हम मौलाना की इन चीज़ों का साथ नहीं दे सकते। नफरत अंगेजी उन्होंने की है, सड़कें बंद करें, ये मुल्क का नुकसान है, ये मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं आपको अपनी पोजीशन जो है ना वैसे फ़ोन पे प्राइवेटली बता दूंगा मेरी क्या पोजीशन है। टेलीविज़न पे ना पूछे कुछ, मुझे ऐसे जो मेरे मुखालफिन होंगे इस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के, वो ऐसे मुझे गालियां देनी ना शुरू कर दें, क्योंकि ये ट्विटर और फेसबुक जो है ये बड़ी लीथल चीज़ है। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ का अपना फैसला है कि वो हुकूमत की बात नहीं मानेंगे और हमारा कारकुन इस वक्त वही कह रहा है जो नवाज शरीफ कह रहे हैं। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सूबों में इस वक्त सड़कें बंद की। इस वक्त भी उनके कारकुन सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की मेन चौराहें बंद किए हुए हैं। आपको तफसीलात दिखाएंगे और क्या मौलाना के इरादे। ब्रेक। हमने ये नहीं किया कि बस शाहराहें ही बंद रखेंगे, हम इससे आगे भी बढ़ेंगे और फिर उससे भी आगे बढ़ेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम इस नाजायज़ हुकूमत का ख़ात्मा नहीं करेंगे। प्लान बी शुरू कर दिया मौलाना ने, प्लान सी की धमकी दे दी है मौलाना फजलुर रहमान ने। इस्लामाबाद के 13 दिन के धरने के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया प्लान बी का और अमल दरामद भी शुरू हो गया, जिसके तहत JUIF के कारकुनों ने मुख्तलिफ शहरों में कुछ अहम शाहराहें बंद कर दी हैं। चारों सूबों में जो शाहराहें हैं एक दूसरे में दाखिल होने के लिए, उसमें नकलो हरकत बंद कर दी गई है। ताजिर परेशान हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे कराची, नौशहरा, डेरा गाजी खान, इस्लामाबाद, सक्खर मौजूद हैं। ये चारों सूबों के जो दाखिली रास्ते हैं उनमें ये नुमाइंदे हैं। तारिक अबुल हसन साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, इस वक्त सड़क बंद की हुई है, एहतजाज हो रहा है और क्या हुकूमत इन्हें रोक रही है, नहीं रोक रही है, और ये क्या कह रहे हैं, कब तक इनका इरादा है? जी, इस वक्त जिस जगह पे कराची में धरना जारी है ये हब रिवर रोड का मुकाम है और ये लक्की चौरंगी है जहाँ पे धरना दिया जा रहा है। कोयटा, खुजदार और हब से आने वाला ट्रैफिक इसी मुकाम से गुजर के कराची में दाखिल होता है और कराची से निकलने वाला ट्रैफिक जो है वो बलूचिस्तान इसी मुकाम से गुजरता है। तो ये ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। छोटी गाड़ियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल इंतज़ाम किया है, लेकिन ट्रॉलर्स और ऑयल टैंकर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर रुके हुए हैं और तवील कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। जो आपने पूछा कि यहाँ पे कब तक का इरादा है, तो मैंने लोगों को देखा है कि जो रात गुजारने का सामान यहाँ पर लेकर आए हैं और कुछ देर पहले ये ऐलान भी हुआ है कि कल नमाज जुमा जो है वो धरना देने वाले शुरू का इसी मुकाम पर अदा करेंगे। आज 3 बजे जब इस धरने का आगाज़ हो रहा था तो रेंजर्स और पुलिस से बड़ी तादाद भी यहाँ मौजूद थी, लेकिन ये तमाम सिक्योरिटी हुक्काम धरने की शुरुआत से हमें मुज़ाकरात करते और मालूमात हासिल करते नज़र आए। जिस वक्त धरना दिया गया बहुत कम तादाद थी कारकुनों की, जब ट्रैफिक को आज 3 बजे से पहर रोका गया, लेकिन कहीं भी सिक्योरिटी हुक्काम ने रोड खोलने की कोशिश नहीं की और रोड बंद करने वालों को रोका भी नहीं। मुश्ताक पराचा खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। मुश्ताक, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या इन्हें रोका? इन्होंने रास्ते बंद किया हुआ है, तो क्या शहरी मुतासिर हो रहे हैं? हुकूमत क्या कह रही है और इनके क्या इरादे हैं? इस वक्त शाहजेब खानज़ादा साहब हम मौजूद हैं नौशहरा कैंटोनमेंट के करीब। जैसे ही मॉल रोड ख़त्म होता है हकीमाबाद का इलाका है जहां पर JUIF के कारकुनों ने धरना शुरू किया है और यहां पर बड़ी तादाद में यहां पर कारकुन मौजूद हैं और इस धरने में मर्दान, सवाबी, चारसद्दा, पेशावर, खैबर ज़िला और ज़िला मोहम्मद एजेंसी और नौशहरा के कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं और दिन 2 बजे से ये GT रोड को मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और यहाँ पर इन लोगों ने अपने साथ बिस्तर भी लाए हुए हैं और लगता ये है कि ये किसी बड़ी बहुत लंबे प्रोग्राम पे यहाँ पर आ रहे हैं। और जहाँ पर हमने JUI के जो मकामी कायदीन हैं उनसे बात की है तो उनका कहना है कि जैसे ही हमें अपने मरकज़ी कायदीन जो हुक्म देंगे उस हुक्म के मुताबिक हम चलेंगे और उनका ये कहना है कि ये प्लान बी जो है ये इससे हुकूमत को लग पता चल जाएगा और उनका ये कहना है कि ये रोड उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक मौलाना फजलुर रहमान हमें
कोई नई कॉल नहीं देते। ताहम इस रोड की बंदिश से दो सूबों के दरमियान जो है बिल्कुल राब्ता बंद हो चुका है और ताहम ज़िली इंतज़ामिया ने कुछ मुतबादिल बंदोबस्त कर दिया है क्योंकि पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे जो है वो खुला हुआ है और नौशेरा मर्दान रोड से रशकई इंटरचेंज के ज़रिए जो पेशावर से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक है उसे गुजारा जाता है। ताहम इसके बावजूद काफ़ी लोगों को मुश्किलात हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर नौशेरा से बात की है तो उनका कहना है कि हुकूमत ने अभी हमें किसी कार्रवाई का नहीं कहा और उनका ये कहना है कि पुरअमन तरीके से इसको चलाया जाए। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और इस धरने से चंद सौ गज के फासले पर पाक फ़ौज की यूनिटें भी मौजूद हैं। ताहम हुकूमत जो है तो उनका डीसी का ये कहना है कि अभी तक हमें सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं मौसूल हुई और उनका ये भी कहना है कि मकामी क़ियादत के साथ हमारी बातचीत हुई है और वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। कराची में सिंध हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नौशेरा में अभी तक नहीं कोई कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ डेरा गाजी खान में सलीम बुज़दार मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़। सलीम बुज़दार, ये क्योंकि उस्मान बुज़दार का इलाका है, यहाँ पर भी इस वक्त इन्होंने शाहराहें बंद कर दी और क्या पंजाब हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही है अभी? अब सूरत हाल ये है कि काफ़ी जो है ना वो यहाँ पे जो लोग हैं, रश है काफ़ी लोगों की, चूँकि ये शाहराह है इंडस हाईवे जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, ये 3 सूबों से यहाँ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी रहती है। मामूल के मुताबिक यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों जो है ना गाड़ियाँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट्स और दीगर मुसाफिर बसें आती जाती हैं। खुसूसन कराची से पेशावर का मरकज़ी शाहराह यही है, तो लोगों को बड़ी तकलीफ़ है इसके मामले में। लेकिन चूँकि जिस तरह से हमने देखा है, ये साथी तमाम जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के इस वक्त मेरे साथ खड़े भी हैं, नज़र भी आ रहे होंगे आपको। इनके मुताबिक 150 अफराद पर मुश्तमिल ये काफ़िला है जो कि यहाँ पे धरना दिए बैठे हैं और तकरीबन काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, तो ज़ोहर नमाज के बाद से लेकर अब तक बैठे हुए हैं। और इनका ये भी बार बार इसरार किया हमने और इंतज़ामिया की तरफ से बार बार यहाँ के जो ज़िले अमीर हैं उनसे पूछा गया है कि जो है ना कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, आपका दौरानिया कब तक ये इसका मुहित होगा। तो इस जवाब देने से ये कतई तौर पे कासिर हैं और वो कहते हैं कि मरकज़ी क़यादत की तरफ से जो भी हदायत आएंगी उसके बाद ही धरना ख़त्म किया जाएगा, उससे पहले ख़त्म नहीं किया जाएगा। बुज़दारों का इलाका है ये, खड़ बुज़दार। ये इंतखाब खुसूसी तौर पर लगता यही है कि किया गया कि नाम की वजह से गवर्नमेंट पंजाब में उनकी है, लेकिन देखा ये गया है कि DPO DCO जो यहाँ की इंतज़ामिया है, कमिश्नर RPO, उनसे हमने पूछा कि इतना बड़ा मजमा नहीं है, इसको उठाना रियासत के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। जो लोग कई घंटों से फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए रियासत अपनी ज़िम्मेदारी क्यों पूरा नहीं कर रही है। तो उनका कहना है कि हमें इस तरह की हदायतें हैं कि इन पर सख्ती से पेश ना आया जाए। बहुत शुक्रिया। अभी पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, सिंध हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही है। पिंडी इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर भी बंद किया गया था। अहमद सुबान हमारे साथ मौजूद है। अहमद सुबान, अब तो मुझे नज़र आ रहा है आपके पीछे ट्रैफिक चल रहा है, क्या ये उठ गए हैं, हुकूमती कार्रवाई की वजह से उठे हैं? आगे इनका क्या इरादा है, क्योंकि बाकी तो हर जगह बैठे हुए नहीं उठे और कह रहे हैं कि जब क़यादत कहेगी वो करेंगे। जी शाहजेब साहब, मैं 26 नंबर चुंगी पर मौजूद हूँ। ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों जुड़वा शहरों का मरकज़ी दाखिली और ख़ारजी रास्ता है, जहाँ से मोटरवे और हमारे जो तमाम तर नॉर्थ के एरियाज़ हैं जिसमें पेशावर, अटक, हज़ारा, एबटाबाद, मानसेरा और आगे फिर शाहराह कुरम की जानिब जो ये रास्ता है ये लीड करता है। तमाम तर जो ट्रैफिक इस वक्त आपको मेरे अक़ब में आती दिखाई दे रही है वो ट्रैफिक है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से निकलकर अब इस सफ़र को अपने जारी रखे हुए है टुवर्ड्स नॉर्थ। इस पर तकरीबन 5.5 घंटे तक ये एहतजाजी धरना दिए बैठे रहे जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के कारकुनान, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैफिक रश, जिसके मनाज़र आप अभी इस वक्त भी मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इस तमाम तर रश के सबब जो कई किलोमीटर तक का ट्रैफिक जाम था वो और जो शहरी मुतासर हुए वो अब भी यहाँ पर सफ़र को अपने जारी रखे हुए हैं। लेकिन अभी भी ये सफ़र काफ़ी स्लो रफ्तार में करना मुमकिन हो रहा है इनके लिए, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ यही है कि तवील कतारें लगी हुई थी बहुत सी जगहों पे। मुख्तलिफ शहरी अपनी गाड़ी बिलखसूस, क्योंकि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा फ़्लो है, तो उसकी वजह से वो ड्राइवर्स अपनी गाड़ियाँ छोड़ के साइडों पे लगा के तो गाड़ी से उतर कर आसपास मुख्तलिफ जगहों पे बैठ गए, जिसकी वजह से अब रास्ते में भी बंदिश है और साथ में क्योंकि ये रोड बंद रहा यहाँ पर एहतजाज किया गया
और एक बार फिर से कॉल दी गई है कि कल सुबह जुमे की नमाज यहाँ पर अदा की जाएगी, जिसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी खुद शिरकत करेंगे, खुतबा जुमा वो खुद अदा करेंगे। यानी ये भी कल दोबारा रिज्यूम कर लेंगे। इसके अलावा यासिर फारूकी, नुमाइंदा जी न्यूज़ सक्खर हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब से सक्खर का दाखिली रास्ता भी यासिर फारूकी बंद कर दिया है। उनको क्या हिदायत दी है इनकी क़यादत ने, मौलाना फजल रहमान ने या वहाँ की क़यादत ने, कि कब तक बैठना है? देखिए शासिब साहब, मैं इस वक्त सक्खर टा मुल्तान मोटरवे रोड इंटरचेंज से 1 किलोमीटर के फासले पे कौमी शाहराह पे मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता 7 घंटों से JUI के कारकुनान ने धरना दिए रखा है। यहाँ पे कौमी शाहराह दोनों अतराफ से मुकम्मल तौर पे बंद है, तमाम गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर से अब तक 2 मरतबा यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हुई है, जिसके बाद यहाँ पे ठंड में भी इजाफा हुआ है। उसके बावजूद कारकुनान यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। खासी जो उनका जज्बा है वो बुलंद नजर आ रहा है, जिनका कहना है कि वो यहीं पे बैठे रहेंगे। इसके साथ साथ इसी कौमी शाहराह से होते हुए मोटरवे का रास्ता जाता है रोड इंटरचेंज का, वहाँ पे भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। जो गाड़ियाँ मुताबादिल रास्तों से चंद एक गाड़ियाँ निकल जाती हैं वो तो रोड इंटरचेंज पहुँच जाती हैं, मोटरवे पे चढ़ जाती हैं, लेकिन उसके अलावा दीगर जो तमाम ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। कुछ कारकुनान मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कब तक बैठने का इरादा है। बारिश का मौसम है, किस तरह गुजारेंगे, रात यहीं बैठेंगे? बिल्कुल, बारिश भी आज सक्खर में हुई है और मौसम भी बहुत ठंडा है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, मगर जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुन हैं उनके हौसले भी बुलंद हैं और उनका जोश भी गर्म है। जब तक कायदीन का हुक्म होगा इंशाल्लाह हम यहीं पे बैठे रहेंगे, यहीं पे जमे रहेंगे और इंशाल्लाह जाने का कोई नाम नहीं लिया जाएगा। इस वक्त तजारती सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं चारों सूबों में के दाखिली रास्तों में ये मसला है। राशिद महमूद सुमरो साहब जो कि इस वक्त कराची में एहतजाज में शामिल हैं, ख़ुद मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के। बहुत शुक्रिया सुमरो साहब, आप लोगों ने कहा था कि हम आवाम को नहीं तंग करेंगे, शहरों के अंदर नहीं कर रहे, बाहर तो कर रहे हैं। ताजिर परेशान हैं, जो दूसरे सूबों में नकलो हरकत है आवाम की वो मुतासिर होकर रह गई, आपने सड़कें बंद कर दी हैं। जहाँ तक बात है आवाम को तकलीफ़ देने की, तो कराची के अंदर कोई मार्केट, कोई कराची का रोड, कोई रास्ता, किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज नहीं है। अंदरून सिंध 29 सूबे सिंध के अजला हैं, पूरे अंदरून सिंध में कहीं कोई ब्लॉकेज बैन सूबाई तौर पर जो एक रास्ते हैं सिर्फ वो बंद कर दिए गए हैं, उसके अलावा कोई ब्लॉकेज नहीं है। बलूचिस्तान से जो कराची की तरफ रास्ता दाखिल हो रहा है, बलूचिस्तान से जैकबाबाद या मोटरवे से सक्खर या कंदकोट कश्मोर या उबावड़ों से सिंध में जो रास्ते बंद हो रहे हैं उनको ज़रूर रोका गया है, लेकिन वहाँ भी आज आपने देखा कि बारातों को भी रास्ते दिए गए और ख़वातीन को भी रास्ते दिए गए, एम्बुलेंस को भी रास्ता दिया गया। हमने पहले दिन कहा था कि हमारी तहरीक के मुख्तलिफ मराइल हैं, इमरान खान साहब यहाँ इस्तीफ़ा दे दें और हमें प्लान बी की तरफ न ले जाएं। प्लान बी हमारा इससे ज़्यादा सख्त होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो जंग लड़ रहे हैं इसी आवाम की लड़ रहे हैं, इन्हीं गाड़ियों वालों, इन्हीं ड्राइवरों, इन्हीं मजदूरों, इन्हीं मेहनत कशों की लड़ रहे हैं। साहब, मगर आपका प्लान ए पुरअमन था, प्लान बी हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए ज़्यादा सख्त है या अवाम के लिए ज़्यादा सख्त है? कराची से लाहौर, लाहौर से पंजाब से सिंध, बलूचिस्तान से कराची सिंध कोई नहीं आ पा रहा है, तो ये इमरान खान को आप ज़्यादा तंग कर रहे हैं या अवाम को ज़्यादा तंग कर रहे हैं? एक्सपोर्टर्स अपना माल नहीं पहुँचा पाएंगे पोर्ट तक, या गरीब आदमी का आप नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान के ताजिर का नुकसान कर रहे हैं, इमरान खान का ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं? हम जो आज इमरान खान को इस बात पर तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये वादा तो पूरा कर लिया कि डॉलर को टमाटर के मुकाबले में गिरा दिया है, अब एक टमाटर $2 में मिल रहा है। हम जो जंग लड़ रहे हैं कि 2-3 दिन ये जो लोग हैं ये बर्दाश्त कर लें, ऐसा ना हो कि ये अगर मज़ीद हमारे कौम के ऊपर मुसल्लत रहा, ये हुकूमत इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रही, आज 50-50 हज़ार तनख्वाह वाला बंदा भी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। हम उनको कह रहे हैं कि हमारे साथ एहतजाज में शरीक हो जाएं। हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। मतलब ये आपका इरादा कितनी देर का है? मुस्तकिल तौर पर अब आपने बंद रखना है या उठ जाएंगे और उसके बाद दोबारा आएंगे? क्या आप लोगों का इरादा है?
जाहिर है कि चारों सूबों की तंजीमें आपस से राब्ते में हैं। सिर्फ ये हब रिवर रोड बंद नहीं है, सिंध में 5 जगहों पर ब्लॉकेज है और पूरे मुल्क में तकरीबन 30 जगहों पर ब्लॉकेज है। तो ये जो एहतजाज है 30 ही जगहों पर बैक वक्त शुरू हुआ है। जब ये ख़त्म होगा तो बैक वक्त ख़त्म होगा, बाहमी मुशावरत के साथ। बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात सिंध हमारे साथ मौजूद सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया। सिंध साहब, आप यकीनी बनाएंगे कि अवाम की नकलो हरकत को महफूज करें, ताजिर को प्रोटेक्ट करें, या फिर क्योंकि आप इत्तेहादी हैं इस सारे के सारे प्रोटेस्ट में भी, बट धरने में आप शरीक नहीं हुए, अब इसमें भी शामिल नहीं होंगे बल्कि हुकूमत का किरदार अदा करेंगे जो हुकूमत को करना चाहिए? शाहज़ेब देखें, एक तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब ख़ुद बहुत समझदार आदमी हैं। उन्होंने जिस तरह अपने इस एहतजाजी तहरीक का जो प्लान ए था जब शुरू किया और जब तक उन्होंने चलाया, उन्होंने इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे, और मैं समझता हूँ कि उसमें वो कामयाब भी रहे और इसको लोगों ने पजीराई भी की और अप्रिशिएट भी किया। अब जो प्लान बी है उसमें भी जो रैबर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ये बात कही गई थी कि वो ऐसा कोई एहतजाज नहीं करेंगे जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। तो मैं कल से ये कह रहा हूँ और हमारे कुछ लोग यकीनन उनसे राब्ते में भी हैं कि अगर एहतजाज करना है वो बिल्कुल करें, हम शायद उनकी हिमायत भी करेंगे, लेकिन इस किस्म का एहतजाज जिससे लाखों आम शहरियों को तकलीफ़ पहुँचे और उन शहरियों को तकलीफ़ पहुँचे जिनके मसाइल को हल करने के लिए, जिनकी मुश्किलात को कम करने के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी तहरीक चला रहे हों, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए परेशानी की बात ज़रूर होगी। और हम कोशिश करेंगे कि मौलाना साहब को या उनके जो भी यहाँ मकामी लीडर्स हैं उनको इस बात पर कन्विंस करें कि प्रोटेस्ट करें ज़रूर, लेकिन इस तरह से करें कि लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे। बहुत शुक्रिया, मस्बत बात है। सईद गनी साहब कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे उनको समझाने की। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस पूरे मार्च के लिए कितने पैसे जमा किए हैं, कहां से जमा किए हैं, कितने खर्च हो गए, कितने बाकी हैं, क्या अंदर की कहानी है। एक ब्रेक के बाद मौलाना के आज़ादी मार्च के प्लान बी का आगाज हो गया है, मगर यह सब कैसे हो रहा है? इतने बड़े मजमे को संभालने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, और अब तक जमीयत उलमा इस्लाम ने इस मार्च में कितने पैसे खर्च किए हैं, और हुकूमत ने इस मार्च को संभालने के लिए कितने फंड्स का इस्तेमाल किया है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमने ढूंढ लिया है। हमारे नुमाइंदे खुसूसी जाहिद गिशकोरी की तहकीकात के मुताबिक JUIF ने अपने आज़ादी मार्च के लिए तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स जमा किए, और इस फंड में कारोबारी अफराद से लेकर मदरसों के तलबा तक ने पैसे दिए और बड़ी तादाद में दिए। ज़राए के मुताबिक आज़ादी मार्च के आगाज से लेकर अब तक यानी 3 हफ्तों के दौरान JUIF ने इसमें से तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए। ज़राए के मुताबिक आज़ादी मार्च के ऑर्गेनाइजर्स ने 40,000 कारकुनान की रिहाइश, उनके खाने पीने और दीगर मामलात को लेकर तकरीबन 21 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि दीगर शहरों से हज़ारों कारकुनों को इस्लामाबाद लाने के लिए तकरीबन 27 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ज़राए का दावा है कि JUIF की इंतजामिया ने आज़ादी मार्च के लिए यह हिकमत अमली बनाई थी कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक कारकुन पर 350 रुपए खर्च करेगी, जबकि JUIF के एक नुमाइंदे का दावा है कि उनकी पार्टी ने आज़ादी मार्च के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए का फंड जमा किया है। दूसरी तरफ हुक्काम का दावा है कि उन्होंने आज़ादी मार्च की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसमें पंजाब पुलिस का इजाफी 20 करोड़ रुपए का बजट शामिल है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पुलिस का बजट भी शामिल था, जिसमें पुलिस अफसरान की रिहाई, सामान और उनके खाने पीने का खर्चा शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, बहुत पैसे होते हैं 1 अरब 10 करोड़ रुपए, कैसे जमा करने में कामयाब हो गए मौलाना, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? जी शाहज़ेद, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये आज़ादी मार्च के पीछे फंडिंग कैसे, क्यों, कब और किसने की है, इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए हमने टॉप तरीन जो लीडरशिप थी, कम से कम 10 ऐसे लीडर हैं JUIF के, जिससे मैंने बात की है बिहाइंड द कैमरा, और तमाम 7 इदारे जो कि हुकूमत पाकिस्तान के थे, कानून नाफज करने वाले, उनसे ये तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने 2 बार वेरीफाई किया है कि किस तरीके से इतनी बड़ी रकम इकट्ठी की गई, इस पर टाइम कितना लगा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि हमारे ज़रा से बात हुई है, उसमें एक JUIF के टॉप लीडर्स हैं कि 30 से 35 लाख जो कि रजिस्टर्ड मेंबर हैं जमात के, उन्होंने 200-250 रुपए
पर पर्सन के हिसाब से जमा किए हैं। इस तरह ये रकम 1 अरब 10 करोड़, एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 अरब 10 करोड़ रुपए जमा किए हैं। 1 लाख मदरसों के तलबा को अप्रोच किया गया था, उनमें 10,000 तलबा ने 100 रुपये फ़ी तालिब के हिसाब से भी इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा 9 ऐसे लीडर्स हैं इस जमात के सूबों की बुनियाद पे जिन्होंने 9 करोड़ रुपए जमात को फंड किया है। उसमें सेनेटर तला महमूद टॉप पे हैं, अकरम दुरानी हैं, मौलाना अब्दुल वासे हैं, इसके अलावा हाजी गुलाम अली KPK से हैं, डॉक्टर अतीकुर रहमान हैं पंजाब से। ये वो मेजर लोग हैं जिन्होंने फंडिंग की है। बाकी 6 कंटेनर तैयार किए गए थे शाहजेब, उसके लिए 80 लाख रुपए खर्च किए गए हैं पार्टी के एक टॉप लीडर की तरफ से, जिसमें 2 बड़े कंटेनर थे। और साथ इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि 50 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए हैं 16 दिनों में। इसमें 45% जो खर्चा खाने पीने के हिसाब से 30,000 से 40,000 लोगों पे खर्चा आया है, बाकी ट्रांसपोर्ट पे आया है। और साथ ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो पाकिस्तान के 7 इदारों ने कलेक्ट की है, जिनको मैं बिहाइंड द कैमरा ज़ाती तौर पर मिला हूँ। जिस तरह नेक्टा के लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एक बाकायदा सेल था जो मॉनिटर कर रहा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिन्होंने हमारी इंफॉर्मेशन को इंडोर्स किया है। इसके अलावा जमाते उलमा इस्लाम के हाजी जलील जान हैं जिन्होंने हमें फंडिंग्स के बारे में बताया है कि किस तरीके से जमात की फ्रेश मेंबरशिप की गई थी, उससे भी पैसे इकट्ठे किए गए हैं। इसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जो जमात के, उन्होंने बताया है कि जमात के पास 28 मिलियन रुपए पहले ही कैश की सूरत में बहुत शुक्रिया अवैध गिचको, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। दिलचस्प सूरत हाल है कि मौलाना ने जितने पैसे जमा किए थे उसमें से आधे से ज़्यादा अभी भी बाकी हैं, इसलिए मौलाना का एहतजाज भी अभी तक जारी है। इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।